हमने स्टार्ट कर रखा था ये हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके हमने बाकी सब जनरल डिस्कशन पढ़े, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हम केमिकल में थे कि अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? HF, HCl, HBr और HI। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा हाइड्राइड के ऊपर, तो वो धीरे धीरे इसके सारे टॉपिक को देखते चलेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ तो मैंने करवा दिए थे ना आपको, लेकिन फिर हम दोबारा कर लेते हैं इसको कि हाइड्राइड में आपके पास सबसे पहले इसको बोलते क्या है? इसको बोलेंगे मिनरल एसिड। इसको क्या बोला जाता है? मिनरल एसिड के नाम से जाना जाता है रजी। ठीक है, इसको मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। अब कोई आपसे ये पूछ रहे भाई ये मिनरल एसिड क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादातर इसको क्या होता है, सी सॉल्ट में एज ए मिनरल मिलते हैं। सी सॉल्ट में एज ए मिनरल मिलते हैं ना, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को हम एज ए मिनरल मान के चलते हैं, इसलिए इसको मिनरल एसिड बोला जाता है। एक याद करो, आपके पास ऑक्सो एसिड था। अगर कोई आपसे पूछ भी लेना ऑक्सो एसिड और मिनरल एसिड में क्या फर्क होता है, तो ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेलोजन फैमिली के होते हैं। बस ये बोलना आपने, ठीक है। फिर आपको मैंने इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला पैटर्न लिखवाया था। सभी में मेल्टिंग पॉइंट भी HF का ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी HF का ज्यादा होगा बाकियों से। और रीजन क्या दिया था? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, साइज बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ क्लोरीन से इधर क्या होगा? डिक्रीज होता है, दोनों के दोनों। फिर था जी आपके पास अलग अलग फैक्टर, जैसे सबसे पहले आएगा इसके अंदर आयनिक फैक्टर। एक वर्ड पढ़ेगा रजिए, अलग अलग टॉपिक सुनना ध्यान से इसके। कहता आयनिक करेक्टर, यह सारा बहुत ध्यान से समझने वाला है, ठीक है। आयनिक करेक्टर कहता है इन चारों में से सबसे ज्यादा किसके होंगे? तो आयनिक करेक्टर का मतलब ये हुआ ना रजिए कि आपके पास जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव पोर्शन और पॉजिटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस आएगा, उसके आयनिक करेक्टर उतने ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उसके आयनिक करेक्टर उतने ही क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब देखो नेगेटिव तो सभी पे ही होता रहे, क्योंकि इन सभी हेलोजन की जो नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से लाख गुना ज्यादा होती है। लेकिन अब आयनिक तो ये सारे हैं, पर आपको ये पता करना है ज्यादा आयनिक कौन है, कम कौन है, एक ट्रेंड बनाना है। तो आपके हिसाब से इस चारों में से सबसे ज्यादा आयनिक नेचर का कौन होगा? बोलो जी, सबसे ज्यादा आयनिक नेचर का कौन होगा? तो मैं कहूंगा, ध्यान से देखना सुनना। कहता है मेरे हिसाब से ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो कहता है इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर इन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। और जितना जल्दी और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के लेके जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के परसेंटेज उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होंगे रजे? ज्यादा होंगे। और डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर कम होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव के परसेंटेज में भी कमी आएगी। तो परसेंटेज में कमी आएगी तो उनके कैरेक्टर क्या होंगे? पहले के HF के मुकाबले क्या होंगे? थोड़े से लेस हो जाएंगे। तो इसमें यही बोलेंगे रजे कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर हमेशा क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार बोलता हूं। ये 50 से 60% केमिस्ट्री इसी में सॉल्व हो जाती है, एक वर्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके 1000 क्वेश्चन का एक आंसर रहता है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी तो बहुत आसान सा है। कहते जी आपके पास, हमें पता है एक तो बॉन्ड लेंथ होती है और एक बॉन्ड एनर्जी होती है। पहले बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होती है रजी? कहते हैं भाई दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड लेंथ। और देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का एटम दोनों छोटा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्लोरीन का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ब्रोमीन का साइज बढ़ा, आयोडीन का साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जाएंगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इस हिसाब से बढ़ जाएगी। ये हमने लेट कर लिया।
तो आप ये बताओ इसमें से सबसे जल्दी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? हम बोलेंगे आयन की है। हम किसके बोलेंगे? सॉरी, एच आई की है ना। अब एच आई की बॉन्ड लेंथ है, तो अब ये बताओ कि जल्दी सबसे जल्दी कौन टूटेगा? अगर आपसे मैं पूछ लूं भाई इनको मुझे अब तोड़ना है, मुझे बॉन्ड लेंथ पता चल गई इसकी सबसे छोटी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तोड़ के बताओ जल्दी कौन टूटेगा? हमें पता है जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होती है वो उतना जल्दी टूट जाता है। जो लेंथ जितनी ज्यादा लार्ज होगी उसकी बॉन्ड जो है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिंपल, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसकी होगी रजी? एच आई की, उससे ज्यादा एच बी आर की, उससे ज्यादा एच सी एल की, और सबसे ज्यादा एच एफ की। ठीक है, फिर एक होता है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ बताओ का ऑर्डर क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा होती है एच आई की, और सबसे कम किसकी होगी? एच एफ की। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाएंगे, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। ये इनका ट्रेंड होगा रहे बॉन्ड एनर्जी का और बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे क्या होते हैं? बिल्कुल उल्टा होते हैं रजे। इसलिए इसका ट्रेंड भी देखो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो ये होगा आपके पास इसका ट्रेंड। एक है रजे वर्ड एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर, ये सारे एक ही वर्ड में आ जाएंगे सारे के सारे, समझ में कुछ दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा इन चारों में से सबसे चारों में से चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? आपको ये पता करना है जी पहली बात तो कैसे पता चलेगा? अब देखो एसिड के लिए आपको बताया था H है, K ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है। अब H है तो बॉन्ड लेंथ H की देखेंगे, हम बोलेंगे जो जितना जल्दी H पॉजिटिव लॉस कर देगा वो उतना अच्छा क्या होता है? वो उतना अच्छा क्या होगा? एसिड होगा। तो आप खुद बताओ रजे, कौन सा चारों में से कौन सा कंपाउंड जल्दी H पॉजिटिव लॉस कर देगा? जो जितना जल्दी टूटेगा इन चारों में से। और इन चारों में से जल्दी कौन टूटेगा? हमें अभी पढ़ा हमने, HI टूटेगा। तो सबसे जल्दी H पॉजिटिव कौन देगा? ये। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम इसके, उससे कम HCl के, और सबसे कम HF के। तो एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होते हैं HF के, उससे थोड़े से ज्यादा HCl के, उससे ज्यादा HBr के, और उससे भी ज्यादा HI के। आपने अभी तक सिर्फ HCl ही सुना होगा 10th तक, या HBr भी सुना होगा, लेकिन जो HI हाइड्रो आयोडिक एसिड होता है रजे, उसके एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। उसके एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होती है? लेंथ बड़ी होती है, इसलिए अपना H पॉजिटिव उतना जल्दी क्या कर देगा? वो लॉस कर देगा। तो इसलिए इसके जो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है जी। फिर एक वर्ड आएगा थर्मल स्टेबिलिटी। इसको मैं कहाँ लिखूं? थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है? ये बहुत बार आ चुका है जी हमारे पास। ये HF, HCl, HBr और HI। थर्मल स्टेबिलिटी याद करो क्या था कि किसी भी कंपाउंड को अगर मैं जब हीट करूंगा तो आपको ये पता करना था कि वो कंपाउंड हीट के अंगेंस्ट कितनी देर तक टिक के रह सकता है या जल्दी नहीं टूटेगा, उसको बोलेंगे। जो जल्दी टूट गया हीट देने पर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम, और जो जल्दी काफी देर के बाद टूटे या बोले हम उसके काफी देर तक ना टूटे उसको क्या बोलेंगे? उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो अब देखो इसमें से आपको क्या लगता है किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? जल्दी कौन नहीं टूटेगा? तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ही बताएंगे ना। HF है ना, उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, तो यानी कि वो सबसे लेट टूटेगा। और सबसे जल्दी कौन टूटेगा? HI। तो यानी कि सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है? ये HF होता है। तो और सबसे वीक कौन होगा? HI। तो थर्मल स्टेबिलिटी देखो सबसे कम किसकी होती है? HI की, उससे ज्यादा HBr की, उससे ज्यादा HCl की, और सबसे ज्यादा HF की। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर रह जाएगा कि आपके पास
फैक्टर कौन सा है? थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया जी। और उसमें कोई फैक्टर, हाँ एक है आगे लास्ट, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर या एजेंट भी बोल सकते हो जिसको, है एजेंट। आपको ये बताना कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जितने हैलोजन से प्योर हैलोजन Cl2, Br2, F2 और I2 वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अच्छी शो करते हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट इनमें चारों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताओ जी कौन है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन होगा। अब पहले आप ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करे। इसमें खुद का ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या हुआ कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लॉस कर दे। तो अब देखो इन सबके पास, हैलोजन के पास सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। अगर ये सब अपना एक एक हाइड्रोजन लॉस कर देंगे तो खुद का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। पर काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो अब आप खुद देखो रजे, इनमें से जो अपना हाइड्रोजन जितना जल्दी लॉस कर देगा उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी हो जाएगा और वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बस आपको देख के ये बताना था कि इसमें से सबसे जल्दी H पॉजिटिव कौन लॉस करेगा, और वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो उतना जल्दी टूट जाएगा, और जितना जल्दी टूट जाएगा उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होगा, यानी उसके रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट किसके होंगे, HI के, और सबसे कम HF के। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, HF के रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कम, उससे ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और उससे ज्यादा HI। तो HI के रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा होते हैं और HF के रिड्यूसिंग एजेंट सबसे कम होते हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जितने भी टॉपिक कराए मैंने HF में से, ये HCO हाइड्राइड है, इसमें से जरूर आपसे पूछा जाएगा जी, एक पक्का आएगा। ये ट्रेंड देख लेना, नोट कर लेना सारे के सारे। ये बाकी मैंने नोट्स में बुक में भी लिखवाया, आज मुझे याद दिलाना कि आपको मैं नोट सेंड कर दूंगा इस हाइड्रोजन फैमिली की, ये नोटबुक पूरी कर लेना। ठीक है जी, फिर आएगा रजे इसमें एनामोल। इसमें बाकी जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है, खुद तो ये हैलोजन है ही, वो आगे भी आएगा, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आगे देखेंगे हम एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर वही बार बार हम पढ़ चुके हैं वैसे तो उसको, कि फ्लोरीन के प्रॉपर्टी जो है बाकियों से अलग होती है। रीजन क्या है, हम सबका पढ़ के आ रहे हैं बार बार, साइज छोटा होता है, हाई। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी जल्दी बोलो सर, मेरी क्लास चल रही है। अब मैंने उसको पता है, उसको 5 बजे क्लास होती है मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है बच्चों? अब बीच में फोन आ गया था। चलो, तो एनामोलस बिहेवियर जो रहेगा फ्लोरीन का, वो क्या होता है कि इसका साइज छोटा होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, इन सबसे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनामोलस बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है, वो आपने खुद पढ़ना है भी, बाकी वो वही बार बार एक ही वर्ड यूज करेगा ये। नेक्स्ट आएगा राजेश के अंदर इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये है इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसे सपोज करो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को याद करो, अगर मैं हाइड्रोजन से जोड़ता हूं तो क्या बनता है, HF, HCl, बहुत समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HI। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ ये करता हूं तो क्या बनेगा, OF2, ClO, ठीक है, Br2O और I2, ऐसा कुछ बनता है, यानी ऑक्साइड बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसको हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करवाऊं तब क्या बनेगा, क्योंकि हम हर किसी के साथ रिएक्ट करवाते ना, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और फिर हैलोजन के साथ। अब कहता है आप है ना हैलोजन को हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करवाओ,
आप हैलोजन को हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करवाओ, तब बताओ क्या बनेगा। तो क्या बनेगा रजे? कहता जब आप हैलोजन को हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करवाओगे तो जो वो कंपाउंड बनेंगे ना उसका नाम होता है रजे इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजे। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन से होते हैं? जब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के हैलोजन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। या बोलो हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने टाइप के कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से नाम होंगे, और वो सब आपने देखना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। कहते जी आपके पास एक टेबल आएगी, इस टेबल को हम इधर से लिखेंगे x 3 5 और एक 7। इसका मतलब क्या हुआ रजे? हैलोजन को कहता जी आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? हम बोलेंगे हैलोजन को हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक हैलोजन फैमिली को एक्स से रिप्रेजेंट करो, ऐसे दूसरा भी है ब्रोमीन, आयोडीन, इसको भी आपने रिएक्ट करना तो इसको एक्स डैश से कर लो क्योंकि हैलोजन हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट होता है। अब कहते जी आपके पास कैसे कंपाउंड, कहते जी जब हैलोजन को आपस में रिएक्ट करोगे, सुनना जी ध्यान से, इसके बहुत सारे पेपर में आता है कंपटीशन में भी। कहते जब आप दो हैलोजन को अलग अलग हैलोजन को मिलाओगे ना तो आपके पास अलग अलग वैरायटी कंपाउंड आएंगे। कुछ हैलोजन ऐसे आएंगे जो एक एक बॉन्ड ही बनाएंगे, कुछ हैलोजन ऐसे होंगे जो 3 बॉन्ड बनाएगा, कुछ हैलोजन ऐसा जो 5 बॉन्ड बनाएगा और कुछ ऐसे जो 7 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन को अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूं, Br के साथ रिएक्ट करूं और I के साथ रिएक्ट करता हूं, तब क्या बनेगा? तब कंपाउंड बनेगा ClF। ठीक है, BrF IF, ये कंपाउंड, ये सिर्फ एक ही, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। ठीक, ऐसे ही आपका ये क्लोरीन है, ये भी, ये क्लोरीन इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ भी और I के साथ भी। तो क्या बनेगा? ClF तो देखो ऑलरेडी पहले ही बन ही चुका है, तो आप लिखो BrCl और ICl, BrCl और ICl। अब ध्यान से थोड़ा इसको मतलब समझो। अब जैसे मान लो ये जितने भी कंपाउंड है इसमें 2 टाइप के हैलोजन है। अब कॉमनली इसको मैं लिखूं तो देखो इसको कैसे लिखूं? कहते जी इसमें 2 टाइप के हैलोजन है, एक टाइप का X और दूसरे को क्या बोलेंगे? X डैश। 1 है दोनों, एक और एक, इसलिए इसको लिखा X डैश X, एक ही एक बन रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा जी आपके पास। अब ऐसे ही कहता और 3 भी बन सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास अब ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन Cl के साथ 3 बॉन्ड भी बनाता है, तो एक एग्जांपल है ClF3, BrF3 और आपके पास कुछ होगा IF3, ICl3, IF3 और ICl3। ये देखो जी, इसमें अब देखो एक जो एटम X है वो एक ही है और दूसरा जो X डैश है वो कितने हैं? 3 है। तो देखो ये सभी X डैश 3 इस पैटर्न से आएगा जी। ऐसे ही 5 बॉन्ड भी बनते हैं, एक हाइड्रोजन 5 बॉन्ड भी बनाता है, तो वो देखो आपके पास ClF5, BrF5 और IF5 और एक साथ बनाएगा एक ही होता है IF7। तो कहता है जी देखो इतने टाइप के अलग अलग कंपाउंड जब हम अलग अलग हाइड्रोजन को अलग अलग रिएक्ट करवाएंगे तो कहता है ऐसे कंपाउंड बनेंगे। और जब भी कंपाउंड बनेंगे तो कहते हैं जी इसको हम अलग अलग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो मान लीजिए IF3, अब आपसे कोई पूछ ले भी किस कैटेगरी का है, तो आप देखो एक हैलोजन है इसको X कंसीडर करें तो दूसरे हैलोजन को X नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? X डैश मानेंगे। और ये X डैश कितनी बार है? 3 बार है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आया? X डैश 3, ये वाले जी। 5 होते तो 5 में, 7 में और 1 में। तो ये आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे कि जब भी आप अलग अलग कंपाउंड को रिएक्ट करोगे रजे, तो उसको बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब पेपर में ना इसकी स्ट्रक्चर आती है हाइब्रिडाइजेशन कि व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3, या इसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझे करके बताइए कि इसकी शेप क्या होगी क्या नहीं होगी। तो हमें इन सभी मॉलिक्यूल की क्या करनी है? हाइब्रिडाइजेशन का चेक करना है कि कौन सा क्या बनाता है। ठीक है जी। तो अब चेक करेंगे जी सभी के लिए कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का रूल, क्योंकि जो हैलोजन आगे इससे अगली फैमिली उसमें भी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन का रूल क्या होता है? याद करो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम बाय में 2, बाय में 2। नंबर ऑफ वैलेंस एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑफ सेंट्रल एटम लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बाय में 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो बीच में एटम होता है, सेंट्रल एटम जो एक होता है उसको बोलेंगे। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में याद रखना, अनायन होगा तो ऐड करेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस कैटायन। ये आपने +1 से सिखाता आ रहा हूं जी मैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ठीक है। तो कहते जी अब सबको चेक करेंगे कि किस किस की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी और किस किसे इसके नाम और शेप रहेगी। जैसे सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहली कैटेगरी कौन सी थी? कहता जी XX डैश, XX डैश। अब कहते हैं इसमें कितने कंपाउंड है आपके पास? अलग अलग कंपाउंड है। जैसे सपोज करो आपके पास ClF, BrF, ICl, ठीक है, और आपके पास और क्या हो सकता है? BrCl, कोई भी मान लीजिए। इनमें से आप कोई भी उठाओ, सबकी शेप सेम रहेगी। जो जनरल वाले ये वाले ना XX डैश, इस सबकी जो शेप है और हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सेम होंगे और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया ClF, आपको बोला ClF। अब इस ClF की मुझे स्ट्रक्चर बताओ और हाइब्रिडाइजेशन बताओ कैसे होगी। तो ध्यान से सुनना रहिए, बाकी सब आप एग्जांपल से करके देखिएगा। मान लो आपको ClF का निकालना है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? Cl होगा। सेंट्रल एटम हमेशा पहले आता है, बाद में साइड एटम आते हैं। ठीक है। और हमेशा रहना, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम है वो हमेशा राइट साइड आता है, लेफ्ट जो कम वाला वो हमेशा राइट साइड आएगा। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होते हैं जी। पूरे हैलोजन के ही 7 होते हैं, चाहे कोई भी हो। फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? एक ही है। फ्लोरीन में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है? 1। तो आप बात करोगे 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ? 8/2, 4। 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? आप बोलोगे sp3। 4 के लिए कौन सी होती है? sp3। यानी कि अब Cl के आगे 4 लाइन लगा दो, जैसे ऐसे लगते हैं ये 4, तभी तो बोलते हैं sp3। ठीक है। अब 4 तो बॉन्ड है, लेकिन आपको बॉन्ड लगाने कितने हैं? बॉन्ड दिए कितने हैं? तो हम बोलेंगे भाई sp3 में तो 4 बॉन्ड होते हैं एक्चुअली तो, बट क्लोरीन के पास तो एक ही बॉन्ड बना रखा है F। अब उस F को आप क्या करोगे? एक बॉन्ड लगा देंगे, यहां पर लगा दो, ये F लगा दिया। बाकी रिमेनिंग क्या है? लोन पेयर। ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि जो बच गया वो लोन पेयर की फॉर्म में दिखा दो। तो ये आपके पास क्या आ गए? लोन पेयर आ गए। ठीक है जी। ये इसकी शेप हो गई। अब इसका नाम क्या रखोगे? आप याद है, अगर ये CH4 होता, चारों पे ही बॉन्ड होते हैं HHHH, तो नाम होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। लेकिन आपको बताया था लोन पेयर में नाम बदल जाता है। जब भी आप नाम लिखने जाओगे ना, तो जो लोन पेयर वाले बॉन्ड्स हैं उनको आप इग्नोर मार देंगे, उनको काउंट नहीं करते। अब देखो, ये लोन पेयर की स्ट्रक्चर ये थी, अगर ऐसी स्ट्रक्चर होती CH4 जैसी, तब तो नाम होता टेट्राहेड्रल, क्योंकि सारे बॉन्ड ऑक्यूपाई हैं। लेकिन अब देखो
ज्योमेट्री तो sp3 वाली है, लेकिन नाम टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहता जी बॉन्ड तो है ही नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन का रूल है हमारा कि अगर आपके पास बॉन्ड नहीं बना रहे हो तो हम उसका नाम भी नहीं लिखेंगे, हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे। तो काउंट नहीं करेंगे तो देखो ये क्या रहा, कहता ये बॉन्ड को छुपा लो, तो आप देखोगे सिर्फ एक ये लाइन रह गई, और इस लाइन का नाम मैं क्या बोलूं? क्या इसको मैं लीनियर बोल दूं? तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? लीनियर, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3। ये ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं जी आपकी स्ट्रक्चर क्या है? sp3, और आपकी जो शेप है वो क्या है? लीनियर। आपकी शेप क्या है? लीनियर। अब ध्यान दो, आपके पास कोई भी कंपाउंड आ जाए x डैश वाला, इसमें से कोई भी, सबकी शेप लीनियर होगी, क्योंकि इसमें जो कॉमन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ मोनोमेरिटम भी 1 ही है, तो सबका 8 ही आएगा, 8 आएगा, बॉन्ड भी 1 है तो यही बनेगा। तो सब x कॉमन के लिए सिंपल जो भी इसमें कंपाउंड आते हैं उन सबकी शेप क्या होती है? लीनियर होती है। उन सबकी शेप क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा जी आपके पास। नेक्स्ट हो जाएगा रजे हमारे पास x डैश 3, इसको 3 बोल देंगे जी। अब कहते हैं इस कंपाउंड, जो 3 वाले कंपाउंड है उसकी शेप क्या होगी? अब वो चेक करो। इसके अंदर जो कंपाउंड आते हैं जनरली वो आता है ClF3, BrF3, इसके अंदर आते हैं ClF3, BrF3, IF3, यानी कि सारे ये 3 वाले आएंगे। अब कोई भी एक एग्जांपल मान लो ClF3 का उठा लिया जी हमने, आपसे बोलेगा इसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगी। करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं क्लोरीन के? 7। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं? 3 है जी। 3 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया? क्या 5 आया? और 5 के लिए क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। क्या बनेगी? sp3d बन जाएगी रजे। अब देखो sp3d के लिए याद करो क्या होता था? 5 वाला था ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, याद है आपको? इसके अंदर जो ये 3 थे, ये तो कौन से बॉन्ड कहलाते थे? इक्विटोरियल। और ये ऊपर और नीचे वाले क्या कहलाते थे? एक्सियल। ये याद रखना चाहिए हमेशा। एक क्या होते थे? इक्विटोरियल, और कॉर्नर वाले हैं जो 3 कॉर्नर ट्राइंगल वाले, वो क्या होते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, आप हमेशा याद रखना ये इक्विटोरियल और एक्सियल सिर्फ और सिर्फ sp3d में ही होते हैं। ये सभी के सभी sp3d में ही होते हैं, और किसी में और कोई हाइब्रिडाइजेशन में नहीं। ये म्यूट करो बेटा, कौन है ये? बाकी इसमें सभी किसी में भी क्या नहीं होते? इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं आएगा। ऐसे ही ना आपके पास आगे भी आएगा, उसमें नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सियल इक्वेटोरियल sp3d के अंदर होते हैं। अब इसकी शेप डालो जी आप। इसकी शेप डालेंगे तो क्या बनेगा? देखो इसको थोड़ा मैं रब कर दूं, साफ से बनाते हैं। एक ये, अब कहते जी ये इसमें क्लोरीन के पास 5 बॉन्ड है, लेकिन इस 5 बॉन्ड को बनाने के लिए, लेकिन बॉन्ड कितने टोटल कितने हैं हमारे पास? बनाने के लिए तो 3 ही है। तो क्लोरीन के पास 3 बॉन्ड है, फ्लोरीन को जोड़ेगा, और इसमें से 5 है, तो 2 तो क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। 2 क्या रह जाएंगे? खाली रह जाएंगे। बहुत ध्यान से सुना है, काम क्या, ये पेपर में बहुत आता है। अब एक चीज देखना रहे, यहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। यहां ये बोलेगा कि आपके पास 2 तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड है, तो वो लोन पेयर आप कहां लगाओगे? आपके पास 5 पोजीशन है ना? तो इसमें एक लाइन हमेशा याद रखना है, sp3d के अंदर जो ये एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा। लोन पेयर कैन नॉट सेट ऑन एक्सियल पोजीशन। आप हमेशा ध्यान रखना रहिए कि कभी भी आप लोन पेयर ऊपर और नीचे नहीं लगाएंगे। यहां कभी भी लोन पेयर नहीं आएगा। लोन पेयर की सिर्फ 3 ही जगह होती है, 1, 2 और 3, बस यहां लोन पेयर आएंगे, ऊपर और नीचे लोन पेयर नहीं आएगा। तो हमें 3 फ्लोरीन लगाने हैं, तो 1 और 1 2 तो यहां पक्के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब 1 फ्लोरीन रह गया, वो कहां लगाएंगे? यहां पर लगा दीजिए जी, ताकि दोनों लोन पेयर साथ साथ रहें, ताकि स्ट्रक्चर की सिमेट्री थोड़ी अच्छी सी बन जाए। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी।
अब कहते हैं जैसे कि नाम बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा जी बताइए? इसका नाम होगा, कैसे निकालोगे? आपको बताया था कि आपके पास जब नाम लिखते हैं तो ये वाली शेप को गायब कर दो, लोन पेयर को। तो अब देखो यहां पर ये आपको साइड से देखोगे तो ये टेढ़ा टी बन रहा है, ये टी शेप बन रही है। तो हमेशा इस सभी के लिए x3 की शेप क्या बनेगी? टी शेप होती है। इन सभी की शेप क्या है? टी शेप है। तो x3 की जो शेप है वो टी शेप आएगी। सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d, और शेप क्या होगी रजे? टी शेप कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया x3 के लिए। नेक्स्ट है रजे x5। x5 इसके एग्जांपल IF5, BR5 और CL5। CLF5, BRF5 और I5। 5 के लिए कर लो जी, चाहिए CLF5 भी मान लीजिए। फिर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। कितने आइटम आ गया? 5 आ गए जी। तो कितना हुआ? 6। अब हाइब्रिडाइजेशन याद करो, sp3d2 हो जाएगी, और इसकी शेप क्या होती है? ऐसी होती है। ये होते हैं इसके 2 ऊपर नीचे और 4 कॉर्नर, स्क्वायर कॉर्नर होते हैं। अब आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अब भी आपके पास 2 बॉन्ड ना ऊपर और नीचे हैं, लेकिन अब आप इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल में नहीं मानेंगे। बस इतनी बात है ना, जो बच्चा हमेशा यही गलती करता है। आप अब इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं मानोगे, ठीक है? आपने बस इतना ध्यान रखना कि इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल आपने नहीं माना। वो रूल सिर्फ sp3d के लिए था बस। लेकिन फिर भी इतना बोलने के बाद भी ना, जब पेपर में क्वेश्चन करके आते ना, तो वो गलत करके आते हैं जी। हमने तो ये सोचा ये ऊपर लगाना था, तो वो नहीं देखना, क्योंकि यहाँ रूल उल्टा हो जाएगा। अब देखो आपको 5 फ्लोरीन लगाने हैं, पर पोजीशन कितनी है आपके पास? 6। तो यानी कि आपको एक लोन पेयर लगाना है। अब वो लोन पेयर कहाँ आएगा? इसमें बिल्कुल उल्टा रूल है। वहां हमने पढ़ा था sp3d में कि ऊपर और नीचे लोन पेयर नहीं लगाने, और यहां उल्टा है कि लोन पेयर सिर्फ ऊपर और नीचे ही लगाने हैं। इस केस के अंदर लोन पेयर हमेशा ऊपर और नीचे ही आएंगे, इसको एक्सियल भी नहीं बोलेंगे हम। तो आपको 5 फ्लोरीन लगाने, कॉर्नर पर तो आपने बॉन्ड बनाना ही बनाना है। अब आपके पास क्या रह गया? एक बॉन्ड लगाना है। अब वो आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर बॉन्ड बनाओ चाहे नीचे, बात सेम ही रहती है। तो आप क्या करो, नीचे बॉन्ड बना दो और ऊपर क्या लगा दो? लोन पेयर। ये बनेगा जी। ऊपर क्या लगा दिया? लोन पेयर, और नीचे क्या लगा दिया? बॉन्ड। तो अब इसकी शेप क्या होगी? अब इसकी शेप क्या कहलाई जाएगी जी? अगर ये सभी के सभी 6 के 6 बॉन्ड बनाता, तब तो नाम होता इसका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? अगर ये 4 बनाता, लोन पेयर दोनों तरफ होते, तब नाम होता स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर बना रहा है बिल्कुल, और प्लेन में भी होता है 90 डिग्री के, तो स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अब कहता कि यहां पर तो एक बॉन्ड है भी, तो इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। नाम भी थोड़ा सा अलग है। तो ये क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो जितने भी x5 वाले एग्जाम्पल होंगे, उन सब की जो स्ट्रक्चर होती है, इन तीनों की जो स्ट्रक्चर है रजे, वो क्या है? स्क्वायर पिरामिडल होती है। वो स्ट्रक्चर क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका से याद रखना, 3 नंबर जरूर आएंगे जी। 3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन के, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जी 7 वाला। एक ही एग्जाम्पल है इकलौता पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो 7 बॉन्ड बनाता है, और वो है IF7। IF7 कैसे निकालेंगे? कहते जी 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 ही मोनोवैलेंट है, तो 7 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d3। सिर्फ इकलौता एग्जाम्पल पूरी केमिस्ट्री में IF7, और उसकी शेप क्या होती है? ऐसे होती जी। ये आई सेंटर में रखो, पेंटागोनल बना दो पहले तो, आई को सेंटर में रखो और 5 कॉर्नर को जोड़ दो, ऐसे। सबसे आसान तरीका। फिर एक बॉन्ड नीचे बना दो और एक बॉन्ड ऊपर बना दो। ये फ्लोरीन, कॉर्नर सारे फ्लोरीन से भर दीजिए। तो कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है? फिर इसका नाम क्या होगा? इसमें कोई लोन पेयर नहीं आएगा जी।
तो इसका नाम देखो, 5 के लिए पेंटागोनल हो गया, और ऊपर और नीचे के लिए हम बाय पिरामिडल बोलते हैं, तो इसका नाम होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल ये होता है जी। एग्जाम्पल एक ही है इसका, सिर्फ ये IF7। तो IF7 का क्या होगा?